नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और आजकल बिहार में एक मुद्दा बहुत ही छाया हुआ है और गरमाया हुआ है। मुद्दा यह है कि पिछले दिनों जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको हम महिला आरक्षण बिल भी कहते हैं, पुराना नाम यही था महिला आरक्षण बिल, और अभी हो गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस बिल पर जब चर्चा हो रही थी, बहस हो रहा था, पिछले 21 सितंबर को, तो राज्यसभा सदस्य माननीय मनोज झा जी, जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, यानी कि सांसद हैं, उन्होंने अपने भाषण में एक कविता का पाठ किया। जो एक कवि थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, शायद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी एक कविता का पाठ किया, जिस कविता का शीर्षक था ठाकुर का कुआं। और उसका भाव ये था कि हर व्यक्ति के अंदर में जो एक ठाकुर होता है, जिसको उन्होंने कविता के संदर्भ में यह कहा कि ठाकुर मतलब अहंकार, ठाकुर मतलब घमंड, तो उस ठाकुर को मारने की आवश्यकता है। अब जब ठाकुर को मारने की बात हुई, तो इस बात को, चूंकि आपको पता है कि नेतागिरी में बाल का खाल निकाला जाता है, तो नेतागिरी में यह भाषा, इस बात को पकड़ लिया गया कि ठाकुर को मारने की बात कही, किसका मजाल जो ठाकुर को मारेगा, हम ठाकुर हैं, हमने देश के लिए ये किया वो किया। ठाकुर मतलब क्षत्रिय, जबकि बिहार में ठाकुर मतलब क्षत्रिय नहीं लोग समझते हैं। बिहार में ठाकुर मतलब एक तो नाई ठाकुर होते हैं, और ब्राह्मण भी वहाँ ठाकुर लिखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में ठाकुर फलाना प्रताप सिंह बोलेगा तो उससे क्षत्रिय का बोध होता है, वहाँ लोग समझते हैं। बिहार में तो क्षत्रिय समाज ज़्यादातर राजपूतों के नाम से जाने जाते हैं, राजपूत क्षत्रिय। लेकिन वहाँ के राजपूतों ने, वहाँ के क्षत्रियों ने इस बात को उठा लिया, और खास करके आरजेडी के ही विधायक श्री चेतन आनंद जी ने इस बात को कहा कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। फिर उनके पिता श्री आनंद मोहन जी, जो पूर्व सांसद विधायक रह चुके हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, हमसे बड़ा भाईचारा है, अपने छोटे भाई के जैसा प्यार देते हैं, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर क्षत्रियों के इतिहास वो बताने लग गए, और इस बात को फिर जेडीयू के एमएलसी साहब श्री संजय सिंह साहब ने भी उठा लिया, और उन्होंने तो यह कह दिया कि क्षत्रिय गर्दन काट सकता है, गर्दन कटा सकता है। बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री श्री नीरज कुमार बबलू जी ने भी कहा। तो विधायक जो नीरज कुमार बबलू जी चूंकि बीजेपी में हैं, तो उनका रिएक्ट करना तो थोड़ा बनता है, लगता है कि चलो ठीक है, राजनीति में इतना तो चलता है। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आया। अब मैं थोड़ा फिर बैक में चलता हूं कि ये जो झा साहब हैं, इनके बारे में मैं, मनोज झा जी, जब मैंने पहली बार इनको वक्तव्य देते सुना टीवी पर, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो व्यक्ति बातों से विद्वान दिखते हैं। उनकी मतलब उनकी विद्वता की झलक आती है उनके वक्तव्यों से। तो मुझे जब यह पता चला कि ये आरजेडी के नेता हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि चलो, अब आरजेडी में भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, या पढ़े लिखे लोगों को स्थान दिया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले आरजेडी में जो नेता होता है, सब एक ही टाइप के होते हैं, मतलब उनकी भाषा शैली सब
बिल्कुल वो अजीबोगरीब होती है। लेकिन ये बिल्कुल परिमार्जित शब्दों का यूज करना, तो मुझे लगा विद्वान आदमी, बाद में इनको फिर राज्यसभा में भेजा गया तो और भी खुशी हुई, और मैं बहुत अंदर से खुश हुआ कि चलो अब आरजेडी ने भी अच्छे अच्छे लोगों को रखना शुरू कर दिया। जब इतने विद्वान व्यक्ति और वो भी महिला आरक्षण बिल पर बात हो रही है, तब एक कविता सुनाना, और भी कविता का शीर्षक ये हो कि ठाकुर का कुआं, जिसमें लास्ट में यह बात आती है कि ठाकुर को मारना चाहिए। भले ठीक है, उन्होंने क्लियर किया कि अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए, जो हमारे आपके अंदर में ठाकुर है। तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को यह बोलने की क्या आवश्यकता थी। उसके बाद मुझे यह नहीं समझ में आया कि उनकी ही पार्टी के विधायक और नेता को इसमें यह रिएक्ट करने की क्या आवश्यकता थी कि ठाकुर यह है, ठाकुर वह है। जहां तक आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं तुरंत वीडियो नहीं बनाता हूं। कई बार तो मैं वीडियो बना लेता हूं, फिर उसको सुनता हूं तो उसको नहीं डालता हूं। मुझे अगर लगता है कि जो मैंने बात कही है, अगर इस बात से किसी को भी बुरा लगेगा तो मैं वीडियो नहीं डालता हूं। इस मुद्दे पर भी मैंने 2 वीडियो बनाया पहले, लेकिन मैंने डाला नहीं। आज बना रहा हूं, पता नहीं इसको भी मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा। क्योंकि जब अगर भाव में कुछ मेरे से भी उलझुल मैं बोल जाता हूं तो फिर मैं नहीं डालता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। तो मैं इस बात को समझने की कोशिश करने लग गया कि आखिर इसमें बात क्या है जो इतना लोग इसको बोल रहे हैं। तो जो जानकारी मिली उसमें यह बात बाहर आई कि कुछ दिनों पहले आदरणीय आनंद मोहन जी लालू जी से मिलने गए थे, जो चाहते थे गाड़ी को अंदर लेके जाना, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। इस बात का गुस्सा उनको था, और गुस्सा था लालू जी से, तो चलो लालू जी के एक नेता पर भड़क गए कि चलो अभी यही बात होगी। दूसरी बात ये भी सुना कि लालू जी इसलिए नहीं मिलने में इंटरेस्टेड थे कि ये चाहते हैं अगले चुनाव में 2 सांसद का टिकट, इसमें अपनी पत्नी को, अपने बेटे को लड़वाना चाहते हैं। तो लालू जी भी समझ रहे होंगे, आदरणीय लालू जी समझ रहे होंगे कि ये भी आ रहा है तो टिकट ही मांगेगा, तो इसलिए भी वो इंटरेस्ट नहीं लिए। अब दोनों नेताओं के बारे में आप जानिए। आनंद मोहन जी भी जिद्दी हैं, ये जो चाहते हैं अगर नहीं होगा तो फिर ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं। जहां तक लालू जी का सवाल है, तो लालू जी भी जो चाहते हैं वही करते हैं, वो अपने सामने तो किसी को कुछ समझते हैं नहीं। अब ये दोनों नेता का जो ईगो है उसकी टकराहट यहां पर हुई, जिसका परिणाम यह हुआ, या एक इसको पॉलिटिक्स में बोलते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, कि अगर ऐसा हम बोलेंगे तो हमको टिकट 2 सांसद का जो मिलना है फटाक से मिल जाएगा। और उधर उस खेमे में ये बात चल रही है कि जो सोच के हम लोगों ने आनंद मोहन जी को जेल से निकाला, कानून में नियम में बदलाव करके निकाला कि इनके आने से राजपूतों का वोट मिलेगा, तो ये जहाँ जहाँ राजपूत बस्तियों में जा रहे हैं वहाँ इस तरह की भीड़ नहीं हो रही है। तो जो जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो उनका जो मृग तृष्णा है, या जो भी उनके अंदर में जो बात थी, वो मतलब अभी वो लग रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है। इधर से इनका ये दबाव और इस तरह की जो बात हुई है, तो अभी जो सुना गया है तो वह यह कि ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे कि दबाव में आके हमको टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। यानी कि अभी पिता पुत्र दोनों, यानी कि आदरणीय लालू जी और तेजस्वी यादव जी बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं, और उस गुस्से में उन लोगों ने भी बहुत सारा स्टेटमेंट ऐसा दिया है जो शायद नहीं देना चाहिए, जो दोनों के हित में अच्छा नहीं है। अब यहां पर एक भाव को समझना है कि पॉलिटिक्स में इतना जात पात को बढ़ावा क्यों दिया जाता है। उनके एक मंत्री साहब चंद्रशेखर जी कुछ महीनों से लगातार रामायण के बारे में बोल रहे हैं, रामायण में ये है, रामायण में वो है, ये चौपाई गलत है, वो है। मैं कहना चाहता हूं कि भाई रामायण लिखने वाले तो लिख के चले गए, अब उसको कुरेदने से क्या फायदा। लेकिन ये जात पात को उठाकर पॉलिटिशियन अपना फायदा करना चाहते हैं। जैसे कि जो भी मान लिया अगर कोई किसी जात का नेता है तो वो भी ये दिखलाना चाहता है, अपने जात में ये मैसेज देना चाहता है कि देखो हमारे जात पे अगर किसी ने बोला तो हमने उससे रिश्ता खराब कर लिया, हमने लड़ाई कर ली, लेकिन अपने जात के इसको
अस्मिता को हमने गिरने नहीं दिया। अब वहाँ ये यह मैसेज दिया जाएगा, ये भी ऐसा मैसेज देंगे कि देखो हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। और इनका तो आप समझते हैं कि आरजेडी पार्टी मतलब जात पात के अलावा आज तक इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन ये सब जो जात पात के नाम पर लड़ाई करते हैं, इन सबको फायदा है, सारे पॉलिटिशियंस को फायदा है। ये जो भी स्टेटमेंट दिलवाते हैं, ये एक प्लानिंग के तहत दिलवाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हमारा मतलब हमारा, आपका, वोटर का, जनता का नुकसान है। और क्या मैं बताऊं, क्योंकि ये लोग जात पात का मुद्दा उठा के आपस में लड़ने लगते हैं और इससे ये सोचते हैं कि पब्लिक लड़ने लगेगी, और पब्लिक लड़ने लगेगी तो फिर ध्रुवीकरण, जात का ध्रुवीकरण होगा और फिर हमको बम पर वोट मिलेगा। लेकिन हम इतने सालों से जो जात के नाम पे वोट दे रहे हैं, हमको क्या मिला? आप ये जानने की कोशिश कीजिए। हमको मतलब हम जो जनता जनार्दन है उनकी बात में कर रहा हूं। आपको क्या मिला, हमको क्या मिला? जात के नाम पर तो हम वोट देते हैं, और ये आज भी 70 साल 75 साल हो गए, आज भी मतलब आज़ादी के 70-75 साल हो गए, 75 साल हो गए, और आज भी ये जात के नाम पर ही वोट मांगते हैं। जबकि मैं कहता हूं कि अब जात पात के नाम पे वोट नहीं होना चाहिए, अब वोटिंग का मुद्दा होना चाहिए। हम बिहारी हैं तो बिहार की अगर बात करें तो हमारा मुद्दा होना चाहिए रोजगार, क्योंकि हमारे बिहार के बच्चे कब तक बाहर जाते रहेंगे रोजगार के लिए, काम करने के लिए? हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचार, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य। और अब अगर रोजगार की हम बात करें, आजकल नेताओं को देखते होंगे आप, आज भी बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। जो जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जनगणना करवाइए। उस जनगणना का विषय यह होना चाहिए कि बिहार के बच्चे हर साल बाहर कितना जाते हैं काम के लिए, रोजगार के लिए बिहार के कितने बच्चे बाहर जाते हैं, उसमें किस किस जात के लोग हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभी जाति के लोग होंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगड़ा, पिछड़ा, सवर्ण, ऐसा कुछ नहीं। सभी जाति के लोग बाहर जाते हैं। सवर्ण बच्चे भी, राजपूत ब्राह्मण के बच्चे भी दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं, मैंने देखा है। तो वो जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद किस किस स्टेट में, किस किस राज्य में बिहार के कितने बच्चे हैं और उनकी कैसी दुर्दशा हो रही, इसका जनगणना करवाइए कि किस दुर्दशा में पल रहे हैं। आपने सुना होगा पिछले दफा जो मारपीट किया गया, उस पर वीडियो बनाया तो एनएसए भी लागू कर दिया गया मनीष कश्यप को। तो ये जनगणना हो, और ये अगला मुद्दा होना चाहिए रोजगार। किसी भी हाल से हमको रोजगार चाहिए। और भ्रष्टाचार, ये कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हुआ? आप जब भी ब्लॉक में काम करने के लिए जाते हैं, बिना पैसे का काम होता है क्या? आपको जब भी थाने पुलिस में जरूरत होती है, पुलिस बिना पैसे का काम करती है क्या? कहीं भी बिना पैसे का काम होता है क्या? यही भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त है। हर साल बाढ़, सुखाड़, कितना पैसा जाता है बाढ़ सुखाड़ में। इतना पैसा अगर लगा दिया जाए तो बाढ़ पे कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? मुद्दा ये होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि गरीब आदमी का भी इतना हॉस्पिटल हो शहर में कि अच्छे से इलाज हो जाए कम से कम पैसे में। हर आदमी को दिल्ली एम्स जाना पड़ता है, हर जिले में एक एम्स होना चाहिए, या एक बढ़िया सा हॉस्पिटल तो जरूर होना चाहिए हर जिले में। तो ये सारी जो बातें हैं, शिक्षण संस्थान होने चाहिए। जब भी कोई गरीब का बच्चा भी चाहे तो आप अपने शहर में, अपने ज़िले में मेडिकल कॉलेज, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर ज़िले में वो जो भी शिक्षा लोग लेना चाहे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोग घर से अपना घर की रोटी खा के जाके पढ़ाई लिखाई करें। अगर आपको डेटा देने का इतना ये है, तो अभी कनाडा का चल रहा प्रकरण, कनाडा इंडिया का, अभी डेटा आया कि हर साल इंडिया से 2.5 लाख करोड़ कनाडा जाता है। यहाँ के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं कनाडा, वहाँ जाके देते हैं 2.5 लाख करोड़ एक साल में। और यह स्थिति सब जगह है। आपके इंडिया में मेडिकल पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 1.25 करोड़ एमबीबीएस के लिए और 1.25 करोड़ एमडी के लिए 2.5 करोड़ रुपया लगता है। छोटा सा देश है नेपाल, जहाँ 15-17 लाख रुपए में डॉक्टर बन जाते हैं। यूक्रेन में 30-35 लाख में बन जाते हैं। सुना है कि रूस में 7-8-10 लाख में बन जाते हैं।
आखिर इंडिया में इतना महंगा क्यों है, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पर तो हम बात करेंगे नहीं। ये उलझा कर रखता है जात पात में। हम और आप सबको सुधरने की आवश्यकता है और हम सबको मिलके इन लोगों का जवाब देना चाहिए। मैं इसीलिए आपके बीच आया था, और किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी तो क्षमा चाहता हूँ। जात पात की राजनीति बहुत हो गई, अब राजनीति होनी चाहिए विकास की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की और भ्रष्टाचार की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने शालीनता से अपनी बात कही है, फिर भी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। अगर आप यह YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। और अगर आपने एक बार दबा दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।